हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्रो स्टडीज़ में आप लोग का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बीएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर। जी हाँ, बीएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और ये हमारा जो क्वेश्चन पेपर है, हमारा सेकंड क्वेश्चन पेपर है। पहला क्वेश्चन पेपर हमारा कौन सा था? क्रॉप फिजियोलॉजी का था, ठीक है। और दूसरा हमारा क्वेश्चन पेपर हमारा बायोकेमिस्ट्री का है। जी हाँ फ्रेंड्स, बायोकेमिस्ट्री का हमारा क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन सभी पेपर हमारा, ये जो क्वेश्चन पेपर है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। आपके कहने पर यह वीडियो बनाया जा रहा है, ठीक है। तो वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा सवाल पूछा गया है, दुग्ध ज्वर किसकी कमी के कारण होता है? तो जो हमारा दुग्ध ज्वर होता है, ठीक है, वो हमारा कैल्शियम यानी सी की कमी के कारण होता है। दुग्ध ज्वर में क्या होता है कि जो गाय में जो दूध होता है, ठीक है, वो नहीं निकलता है, ठीक है। तो उसे दुग्ध ज्वर कहते हैं। या फिर गाय के जो थन होते हैं, ठीक है, तो थनों में छाले पड़ जाते हैं, तो वो किसके कारण होता है? कैल्शियम की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट हमारा आता है, प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन उदाहरण है? ठीक है। तो पहला हमारा ऑप्शन है एल्बुमिन, दूसरा ऑप्शन है ग्लोबुमिन, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है जिंक, चौथा ऑप्शन है हमारा केसिन। अब देखिए, हमारा जो दूध का जो प्रोटीन होता है वो हमारा केसिन कहलाता है, ठीक है। और जीन नामक जो प्रोटीन होता है ये मक्का में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? मक्का में पाया जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। दूसरा हमारा नेक्स्ट हमारा एल्बुमिन। तो एल्बुमिन हमारा जो होता है अंडे में पाया जाता है, ठीक है, अंडे में पाया जाता है। और हमारा जो ग्लोबुलिन होता है ये भी हमारा दुग्ध में ही पाया जाता है, ठीक है। जो ग्लोबुलिन होता है ये भी हमारा दुग्ध में ही पाया जाता है, लेकिन सर्वोत्तम रूप से हमारा केसिन पाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न बढ़ते हैं, तो लैक्टोज बना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। लैक्टोज बना होता है, तो लैक्टोज हमारा ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। लैक्टोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? ठीक है, तो हमारा ये पॉलीसेकेराइड है। क्या हमारा? पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, हमारा चौथा नंबर पर दिया गया है कैरोटीन पूर्व वर्ग है। तो जो हमारा कैरोटीन, ठीक है, हमारा जो कैरोटीन है, ठीक है, ये किसका पूर्व वर्ग है? हमारा विटामिन ए का। विटामिन ए को ही कैरोटीन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला है पाँचवें नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कोबाल्ट में पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट से, कोबाल्ट में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो कोबाल्ट में विटामिन बी12 पाया जाता है, ठीक है। कोबाल्ट का संकेत होता है CO। नेक्स्ट हमारा आता है डीएनए की डबल हेलिकल मॉडल किसने प्रतिपादित की थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, जो डीएनए का जो डबल हेलिकल मॉडल था वह किसने प्रतिपादित किया था? तो वो हमारा वाटसन एवं क्रिक ने प्रतिपादित किया था, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने हमारी कोशिका की खोज की थी, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न बढ़ते हैं हम, तो सातवें नंबर पर प्रश्न दिया गया हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी डीएनए का भाग नहीं है? पहला ऑप्शन है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसाइनिन और यूरेसिल, ठीक है। तो जो यूरेसिल होता है ये किसमें पाया जाता है? आरएनए में पाया जाता है। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसाइनिन तथा थायमिन। यूरेसिल के स्थान पे हमारा डीएनए में थायमिन होता है, और यूरेसिल जो होता है हमारा आरएनए में मिलता है। आगे बढ़ते हैं हम, तो आठवां नंबर पर दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा एक वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? तो वसा में घुलनशील विटामिन सी नहीं है, ठीक है। यदि आमतौर पर और सभी लोगों को देखा जाए तो एक सूत्र देख लीजिए, एडेक, ठीक है, एडेक। अब ADEC, ठीक है। तो ये जो हमारे 5 विटामिन है, विटामिन A, D, E और C और K, ठीक है, सॉरी इसमें C नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये जो हमारे हैं, ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन है, लेकिन ये विटामिन C ये नहीं है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, तो 9वां नंबर पर दिया गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन है विटामिन्स, इसके बाद वैज्ञानिक नाम, ठीक है। तो विटामिन B1 होता है, तो विटामिन B1 का क्या साइंटिफिक नेम थायमिन होता है, बिल्कुल सही है। विटामिन बी को राइबोफ्लेविन कहते हैं, जी हाँ बिल्कुल कहते हैं, ठीक है। लेकिन विटामिन 5 को पायरिडॉक्सिन नहीं कहते हैं, ये गलत हमारा है। और विटामिन 12 को साइनोकोबाल एमिन कहते हैं, तो जी हाँ इसे ज़रूर कहते हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो इसके बाद 10वें नंबर पर प्रश्न है, रिकेट्स रोग किसकी कमी से होता है? तो जो रिकेट्स रोग होता है विटामिन डी की कमी के कारण होता है, ठीक है, विटामिन डी की कमी के कारण होता है।
और विटामिन ए की कमी के कारण का क्या होता है, तो विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होता है। ठीक है, रतौंधी, रतौंधी में क्या होता है, रात को नहीं दिखाई देता है। विटामिन बी, ठीक है, बेरी बेरी, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, अस्कर्वी नामक रोग होता है। क्या होता है, अस्कर्वी नामक रोग होता है। आगे बढ़ते हैं। तो 11 नंबर पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। इसके बाद इसमें दिया गया है विटामिन, उसके बाद इसमें बीमारी। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी तो होता ही होता है। विटामिन ए की कमी से बांझपन यानी कि जो प्रजनन क्षमता जो होती है नष्ट हो जाती है। ठीक है, विटामिन सी, अस्कर्वी सही है, उपर्युक्त सभी, तो हमारा ये फिर सही है। ठीक है, तो हमारा सही जो हमारा सुमेलित है विटामिन डी, यानी कि इनमें से जो सभी सही है, तो इसलिए हमारा विटामिन हमारा सॉरी हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाता है। 12 नंबर पर हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक हार्मोन नहीं है, नेचुरल हार्मोन कौन सा नहीं है। तो जो 2,4-D हमारा है, ये हमारा कौन सा है, ये हमारा आर्टिफिशियल रूप से, ठीक है, आर्टिफिशियल रूप से हमारा तैयार किया गया था। तो इस प्रकार से 2,4-D हमारा राइट हो जाता है। और जो ऑक्सिन होता है, ठीक है, एथिलीन होता है, एफसीसी कम होता है। ठीक है, ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे प्राकृतिक हार्मोन है, नेचुरल हार्मोन है। आगे है, फलों को पकाने वाला हार्मोन है। तो फलों को पकाने के लिए कौन कौन सा लिया जाता है, तो पहला ऑप्शन है IAA, इंडोल एसिटिक एसिड। दूसरा ऑप्शन है IBA, एब्सिसिक एसिड। तीसरा ऑप्शन है जिब्रेलिन। चौथा ऑप्शन है एथिलीन। करेक्ट आंसर हमारा क्या होता है, एथिलीन। कोई भी फल हो, एथिलीन का प्रयोग ही हम करते हैं फलों को पकाने के लिए। ठीक है, तो इसके बाद 14 नंबर पर है हमारा प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि रोधक हार्मोन नहीं है। ठीक है, तो वृद्धि रोधक हार्मोन यानी बायो रेगुलेटर्स, ठीक है, इन हाई बायोरेगुलेटर। ठीक है, तो इनमें से बताना कौन सा वृद्धि रोधक हार्मोन नहीं है। तो पहला ऑप्शन है डोरमिन, दूसरा एथिलीन, तीसरा एब्सिसिकम, चौथा IAA। तो हमारा IAA जो हमारा है, ठीक है, ये वृद्धि निरोधक हार्मोन नहीं है, जबकि ये जो हार्मोन है, ठीक है, यह वृद्धि नियामक हार्मोन है, बायो रेगुलेटर है। इसके बाद अगला आता है, जड़ों में बहुतायत में प्रयोग होने वाला हार्मोन कौन सा है। पहला ऑप्शन है 2,4-D। तो 2,4-D का प्रयोग होता है पत्तियों पर होता है। किस पर होता है, पत्तियों पर होता है, यानी AA। इसके बाद साइटोकाइनिन। इसके बाद हमारा 2,4,5-T। ठीक है, तो जड़ों में जो बहुतायत जो सबसे अधिक जो प्रयोग किया जाता है वो हमारा कौन सा है, साइटोकाइनिन, सॉरी NAA है। ठीक है, नेफ्लिक एसिटिक एसिड है। नेक्स्ट हमारा अगला आता है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन का कार्य नहीं है। पहला है कोशिका दीर्घीकरण, कोशिका को अधिक समय तक जीवित रखना दीर्घीकरण कहलाता है। कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, यह भी हमारा कार्य है। अग्रस्त प्रबलता, तो ये भी हमारा कार्य है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा आनुवंशिक बौनापन है, ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। 17 नंबर प्रश्न हमारा, RNA एवं प्रोटीन के निर्माण में कौन सा पादप हार्मोन सहायक है। ठीक है, तो RNA एवं प्रोटीन के निर्माण में कौन सा पादप हार्मोन सहायक है, ये बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है एथिलीन, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सिन, तीसरा ऑप्शन है साइटोकाइनिन, चौथा ऑप्शन है जिब्रेलिन। तो प्रोटीन के निर्माण एवं RNA के निर्माण के लिए हमारा साइटोकाइनिन हमारा हार्मोन जिम्मेदार होता है। आगे हम बढ़ते हैं। तो 18 नंबर पर दिया गया, बीजों में सुषुप्तावस्था को तोड़ने में कौन सा पादप हार्मोन सहायक है। तो बीजों में सुषुप्तावस्था को तोड़ने के लिए जिब्रेलिन्स का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सिन का प्रयोग कब किया जाता है, तो ऑक्सिन का प्रयोग में से जैसे 2,4-D हो गया, ठीक है, NAA हो गया, NAA हो गया, तो इनका प्रयोग हम पत्तियों में क्या करते हैं, वृद्धि को बढ़ाने के लिए करते हैं, फलों को झड़ने से रोकने के लिए करते हैं। ठीक है, ऑक्सिन का प्रयोग। लेकिन जो जिब्रेलिन्स है, इसका प्रयोग हम बीजों की सुषुप्तावस्था को तोड़ने के लिए करते हैं। एथिलीन का प्रयोग हम फलों को पकाने के लिए करते हैं। ठीक है, और साइटोकाइनिन का प्रयोग तो पहले ही आप लोगों को बता दिया हूँ। साइटोकाइनिन का प्रयोग हमारा RNA एवं प्रोटीन का निर्माण करने के लिए। इसके बाद 19 नंबर पर प्रश्न दिया गया है, RNA एवं DNA में शर्करा पाई जाती है। तो हमारा जो RNA में जो शर्करा क्या पाई, राइबो शर्करा पाई जाती है, और DNA में क्या पाई जाती है, डीऑक्सी राइबो शर्करा पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाता है। ठीक है,
आगे हम बढ़ते हैं तो 19 के सब 19 नंबर हो गया। 20 नंबर, तो 20 नंबर पर दिया गया न्यूक्लियोटाइड में पाया जाता है। तो न्यूक्लियोटाइड में क्या पाया जाता है ये बताना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है जुड़े हुए क्षार, दूसरा ऑप्शन है एक शर्करा एक फास्फेट, एक शर्करा एक क्षार और एक फास्फेट, इसके बाद एक शर्करा एक क्षार और 3 फास्फेट। तो इसमें से राइट हमारा क्या है, हमारा एक शर्करा एक क्षार और एक फास्फेट। शर्करा में कोई भी शर्करा हो सकती है, क्षार में कोई भी हो सकता है, ठीक है। फास्फेट में भी कोई भी फास्फेट हो सकता है। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से CnH2nOn किसका सामान्य सूत्र है। तो CnH2nOn हमारा जो फार्मूला है ये हमारा मोनोसेकेराइड में है। यदि कार्बोहाइड्रेट को देखा जाए तो 3 वर्गों में बांटा गया है। एक ट्रिक याद कर लीजिए, MOP, ठीक है। मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, ठीक है। तो हमारा जो मोनोसेकेराइड है इसका फार्मूला होता है CnH2nOn, जिससे हमारा ट्रायोज आता है। क्या आता है, ट्रायोज, इसके अंतर्गत ट्रायोज आता है। तो हमारा ट्रायोज का फार्मूला है C3H6O3, ठीक है। तो ये हमारा ट्रायोज का एक फार्मूला हो गया, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं मोनोसेकेराइड को, ठीक है। इसमें दिया गया फिलिंडाब्रेंस के आधार पर उपविभाजित किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है कार्बन की बंध संख्या, दूसरा ऑप्शन है कार्बन अणुओं की संख्या, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन अणुओं की संख्या, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो हम किसके आधार पर उपविभाजित किया जाता है ये बताना है। तो हमारा राइट आंसर हमारा हो जाता है डी ऑप्शन, ठीक है, उपयुक्त में से सभी। क्योंकि बंध की संख्या के आधार पर भी हम मोनोसेकेराइड को विभाजित नहीं कर सकते, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। इसके बाद कार्बन अणुओं की संख्या, ठीक है। तो इस कार्बन अणु तो होते ही हैं, कार्बन अणु बहुत कम होते हैं, साथ साथ ऑक्सीजन अणुओं की संख्या, ठीक है। तो इसके बाद डी ऑप्शन हमारा उपयुक्त सभी। तो इस प्रकार से उपयुक्त डी सही हमारा हो जाता है। आगे हम चलते हैं, तो आगे हमारा प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट की मूल संरचनात्मक इकाई है। तो हमारा मोनोसेकेराइड एकलक इकाई है। डाइसेकेराइड और ट्राइसेकेराइड के एकलक इकाई मोनोसेकेराइड को कहते हैं, ठीक है। तो मूल इकाई मोनोसेकेराइड हो गया। इसके बाद निम्नलिखित में से किसका संरचना सूत्र है, ठीक है। ये हमारा संरचना सूत्र दिया गया है, ठीक है। स्ट्रक्चर फार्मूला दिया गया है, इसमें से बताना किसका है। तो पहला ऑप्शन है ग्लूकोज, दूसरा ऑप्शन है फ्रक्टोज, तीसरा ऑप्शन है सुक्रोज, चौथा ऑप्शन है माल्टोज। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाता है हमारा वह हो जाता है ग्लूकोज, ठीक है। ये जो फार्मूला है, सूत्र जो है हमारा, ये हमारा ग्लूकोज का है। अभी फ्रक्टोज का भी सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें एक क्या लगा होता है, एक हमारा एल्डिहाइड समूह लगा होता है, ठीक है, इस प्रकार से। और इसको याद करने के लिए ट्रिक एक प्रकार से समझ सकते हैं कि सबसे पहले कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, 6 कार्बन लगा लीजिएगा, ठीक है। ऊपर वाला कार्बन जो होगा उसमें HO जोड़ दीजिएगा, इसके बाद OH जोड़िएगा, ठीक है, OH जोड़िएगा, उसके बाद H जोड़िएगा, इसके बाद OH जोड़िएगा, इसके बाद OH जोड़िएगा, इसके बाद H2O जोड़िएगा। इसके बाद इस साइड में अपोजिट उसके करना, यहाँ पर OH है तो यहाँ पर केवल H जोड़ना, OH है तो केवल H जोड़ना, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर OH है तो हमारा केवल H जोड़ना, ठीक है। तो यहाँ पर C है तो C रहेगा ही, यहाँ पर H है तो हमारा OH है तो हमारा H है तो हमारा OH रहेगा। इस प्रकार से आप जोड़ सकते हैं। आगे हम चढ़ते हैं, तो एमाइलोस को आयोडीन के साथ मिलाने पर रंग प्रदान करता है। तो एमाइलोस को आयोडीन के साथ मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त करता है, तो वो हमारा नीला रंग प्राप्त करता है। आगे हम चलते हैं, तो स्टार्च के प्रकार होते हैं। तो स्टार्च के 2 प्रकार हैं, ठीक है। अब इसके बारे में अभी आगे बढ़ेंगे तो बताऊंगा आप लोगों को कौन से प्रकार होते हैं। तो आगे हमारा है ग्लाइकोजन का उदाहरण है। तो पहला ऑप्शन है प्रोटीन का, जो हमारा ग्लाइकोजन होता है वो हमारा किसका उदाहरण ये बताना है। तीसरा ऑप्शन है जंतु स्टार्च का, चौथा ऑप्शन पादप स्टार्च का। तो करेक्ट आंसर हमारा जंतु स्टार्च का। अगला आता है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन आता है संयुग्मित यानी कंजुगेटेड प्रोटीन्स, इसके बाद हमारा डिवाइडेड प्रोटीन्स, ठीक है, प्रोस्थेटिक प्रोटीन्स। तो ग्रुप दिया गया हमारा, ठीक है, समूह यानी प्रोस्थेटिक ग्रुप,
तो पहला ऑप्शन है संयुग्मित प्रोटीन, तो इसमें न्यूक्लियोप्रोटीन्स, क्रोमोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन एंड फास्फोप्रोटीन्स। तो न्यूक्लियोप्रोटीन्स में न्यूक्लियोक एसिड होता है, क्रोमोप्रोटीन्स में रंगहीन पदार्थ होता है, ग्लाइकोप्रोटीन में लिपिड होता है, और डी में फास्फोप्रोटीन में क्या होता है, फास्फोरिक अम्ल होता है। तो इसमें से जो राइट आंसर हमारा हो जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स में लिपिड नहीं होता है। ठीक है, इसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स में ग्लाइकोजन पाया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो एंजाइम्स का ताला एवं कुंजी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो वह हमारा एमएल फिशर ने प्रतिपादित किया था 1998 में। डेट भी याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमारा जो ताला कुंजी जो हमारा सिद्धांत था, हमारे एमिल फिशर ने ही प्रतिपादित किया था। आगे हमारा जीव रसायन विज्ञान किताब के लेखक कौन है? तो जो जीव रसायन विज्ञान की जो हमारे किताब के जो लेखक है डॉक्टर टीबी सिंह हैं। कौन है? डॉक्टर टीबी सिंह हमारे हो जाते हैं जीव रसायन विज्ञान के लेखक। और एक प्रकार से एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि जैव रसायन के जनक कौन है? जैव रसायन के जनक कौन है? बायोकेमिस्ट्री के जनक कौन है? ठीक है, किसी जैव रसायन के जनक कौन है? तो हमारे कौन हो जाते हैं? कार्ल लीनबर्ग। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। 30 प्रश्न आज की इस वीडियो में देखें। सेकंड हमारा दूसरा रहेगा, उसमें भी हम 30 प्रश्न ही देखेंगे। ठीक है, तो उसमें से केवल आप लोग को 50 प्रश्न करने होते हैं। तो जल्दी नई वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।